स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बरसों पुरानी बात है जब एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, माधव, संजू और कृष्णा। तीनों ही दोस्तों में बहुत ही गहरा प्यार था और वो तीनों गांव में ही मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे थे। उन तीनों की जिंदगी बहुत ही गरीबी में कट रही थी, लेकिन फिर भी वे तीनों अपनी इस जिंदगी से बहुत ही खुश थे। गांव में उनकी दोस्ती एक मिसाल बन चुकी थी और गांव वाले अक्सर उनकी दोस्ती की कस्में लेते थे। तीनों दोस्त सुबह उठते ही अलग अलग दिशाओं में अपने काम की खोज में निकल जाते और फिर शाम ढलते जब वे वापस लौटते तो अपनी दिन भर की कमाई को वो लोग एक साथ बैठकर खर्च करते। एक बार की बात है, एक व्यापारी उनके गांव में आया और वो गांव वालों से उन तीनों दोस्तों के बारे में पूछने लगा। पूछताछ करते हुए वो व्यापारी उन तीनों को ढूंढता हुआ उन तक जा पहुंचा। जब वो धनी सा दिखने वाला व्यापारी उन तीनों के पास पहुंचा तो कहने लगा, मेरा नाम धर्मराज है और मैं हीरों का व्यापारी हूँ। मुझे तुम तीनों दोस्तों की ही तलाश थी। तभी उन तीनों में से कृष्णा बोला, हजूर आप कौन हैं? आज से पहले तो हमने आपको इस गांव में कभी नहीं देखा। व्यापारी बोला, तुमने ठीक कहा कृष्णा, मैं इस गांव में पहली बार ही आया हूँ और वो भी तुम तीनों की दोस्ती के बारे में सुनकर आया हूँ। हम कुछ समझे नहीं हजूर, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? व्यापारी कहने लगा, मैंने गांव में कदम रखते ही तुम लोगों की दोस्ती के चर्चे सुने। तुम्हारे बारे में सुनकर मेरी इच्छा तुम लोगों से मिलने की हुई और इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। लेकिन यहाँ पर पहुंचकर जब मैंने तुम्हारी गरीबी के हालात देखे तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ। तुम लोग मेहनती और ईमानदार हो। अगर तुम लोगों के पास दौलत हो तो अपनी मेहनत के बल पर तुम बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो राज तुम लोगों को भी बता दूं जो बरसों से सिर्फ मेरे ही सीने में दफन है और जिसके कारण आज भी मुझे दौलत की कोई कमी नहीं है। मेरा लाखों का व्यापार ज्यों का त्यों कायम है। हजूर वो कौन सा राज है? सेठ की बातें सुनकर तीनों दोस्तों के दिल तेजी से धड़कने लगे। तीनों के मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। वे सोचने लगे, ना जाने ये व्यापारी हमें कौन सा राज बताना चाहता है। शायद ये कोई नेकी का फरिश्ता है जो अपना राज बताकर हमारी गरीबी दूर करना चाहता है। धर्मराज ने कहना शुरू किया, ये बात आज से 10 साल पहले की है, जब मैं बहुत ही गरीब था और मेरे पिता एक वैद्य का काम करते थे। उन्हीं की कमाई पर हमारे दिन गुजर रहे थे और एक दिन भाग्य ने हमारे साथ एक बहुत ही भयानक मजाक किया। जब मेरी माँ को एक बड़ी ही भयानक बीमारी ने जकड़ लिया, तब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि बेटा, तेरी माँ का इलाज सिर्फ एक बूटी से ही हो सकता है। अगर वो बूटी ना मिली तो तेरी माँ का बचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन बेटा, वो बूटी इतनी आसानी से नहीं मिलती। कई पहाड़ों और जंगलों की खाक छाननी पड़ती है। इस काम में ना जाने कितना समय लग जाएगा और तब तक शायद तुम्हारी माँ जिंदा भी ना रहे। लेकिन तब मैंने अपने पिता को दिलासा देते हुए कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे उस बूटी की पहचान बताइए, मैं उस बूटी को अवश्य ही खोज कर लाऊंगा। और फिर अपने पिता से उस बूटी के बारे में पूरी जानकारी लेकर मैं उस बूटी को खोजने के लिए चल पड़ा। कई दिनों तक भटका, कई खतरों का सामना किया, लेकिन मुझे वो बूटी नहीं मिली जिससे मेरी माँ की जान बच सके। 2 महीने के बाद जब मैं थका हारा अपने घर वापस लौटा, लेकिन जब मैं अपने घर पर पहुंचा तो मुझे एक बहुत ही बुरी खबर मिली। मेरे पड़ोसियों से मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरी माँ, जो कि बहुत ही बीमार थी, उसकी बीमारी एक छूत के रोग में बदल चुकी थी और वही बीमारी मेरे पिताजी को भी लग गई, जिसके कारण दोनों की मृत्यु हो गई और फिर गांव वालों ने ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। मुझे बहुत ही दुख हुआ कि मैं अंतिम समय में अपने माता पिता को देख भी नहीं पाया और इन सब का कारण थी वो बूटी
जिसकी तलाश में मैं निकला था और वो बूटी मुझे नहीं मिली। उस दिन मैंने अपने मन में ये ठान लिया कि मैं उस बूटी को ढूंढ कर रहूंगा, ताकि फिर कभी अगर वो बीमारी किसी को हो तो उस बूटी की कमी के कारण किसी की मौत ना हो। मन में ऐसा फैसला करके मैं उस बूटी की तलाश में निकल पड़ा। उस बूटी को ढूंढते ढूंढते मैं ना जाने कहां कहां भटका, जंगलों की खाक छानी पहाड़ी इलाकों में गया, और फिर एक दिन जैसे चमत्कार हो गया। जब मैं एक घाटी में उतरा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ना हुआ। मेरी नजर जहां तक भी जाती थी वहां तक हीरे और मोती बिखरे पड़े थे। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लगता था कि मैं कोई सपना देख रहा हूं। उस खजाने की चकाचौंध मेरे दिमाग पर ऐसी पड़ी कि मैं अपना असली मकसद, यानी कि उस बूटी की तलाश करना, वो भी भूल चुका था। मैं इतनी सारी दौलत पाकर बहुत ही खुश हो गया, और फिर मुझे उस दौलत की सुरक्षा की चिंता होने लगी। मैंने सोचा कि इस सारी दौलत को मुझे कहीं पर छिपा देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ही तरह से कोई भूला भटका आदमी यहाँ पर आ जाए और इस सारी दौलत पर अपना कब्जा कर ले। ऐसा सोचकर मैंने उस दौलत में से एक बहुत बड़ा हिस्सा निकाला और उसे एक बिल्कुल सुरक्षित जगह पर जाकर छुपा दिया। मुझे जब भी दौलत की जरूरत होती है मैं वहां जाकर अनमोल हीरे निकाल कर ले आता हूँ। मैंने अपनी दौलत कहाँ छुपाई है वो तो मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस जगह का पता बता सकता हूँ जहां पर आज भी वो हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। उस खजाने के मिलते ही तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। सेठ की बातें सुनकर माधव कहने लगा, आपकी बातें एक सपने के समान लगती हैं। मुझे तो यकीन नहीं होता कि कहीं पर कोई ऐसी जगह भी हो सकती है। सेठ बोला, यकीन तो तुम्हें तब आएगा जब तुम खुद वहां पर जाकर अपनी आंखों से देखोगे। अगर ऐसी बात है तो आप हमें उस जगह का पता बताएं, हम तीनों वहां पर जरूर जाएंगे। उस जगह का पता बताने से पहले मेरी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि तुम उस जगह के बारे में और मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीनों एक साथ बोले, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है। और इसके बाद सेठ धर्मराज ने तीनों दोस्तों को उस जगह के बारे में अच्छी तरह से बता दिया और उस जगह का पूरा पता भी उन्हें समझा दिया। इसके बाद सेठ ने उन्हें कुछ रुपए देते हुए कहा, ये कुछ रुपए तुम अपने पास रख लो, रास्ते में ये तुम्हारे काम आएंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी बातों को तुम कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं समझोगे। अगर तुमने ऐसा सोचा तो मुझे बहुत ही अफसोस होगा। अब मैं चलता हूँ। उसके बाद वो सेठ अपनी राह चला गया। सेठ के जाने के बाद वे तीनों दोस्त आपस में कहने लगे, क्या सच में ऐसी कोई जगह हो सकती है? कहीं वो हम तीनों को बेवकूफ तो नहीं बना गया? कृष्णा बोला, मुझे तो सेठ की बातों में किसी तरह का कोई छल कपट नहीं लगा। हम तीनों को एक बार जरूर वहां पर जाना चाहिए। इस तरह से वो तीनों दोस्त उस जगह पर जाने के लिए राजी हो गए और फिर तीनों ने अपना कुछ सामान इकट्ठा किया और अपने सफर पर निकल गए। सफर काफी लंबा था, इसलिए वे तीनों जहां पर भी उन्हें जगह मिलती वहां पर आराम भी कर लेते। इस तरह उन तीनों को चलते चलते अब 4 दिन बीत चुके थे और फिर एक दिन जब वे रास्ते से गुजर रहे थे तो संजू ने कहा, मुझे बहुत ही प्यास लग रही है, मेरा तो गला सूखा जा रहा है, मुझे पानी लाकर दो वरना मेरी जान निकल जाएगी। ये कहते हुए संजू तड़पने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर माधव ने कहा, कृष्णा जाओ जल्दी से कहीं से पानी ढूंढ कर लाओ। ये सुनकर कृष्णा एक बर्तन लेकर पानी की तलाश में निकल गया। जैसे ही कृष्णा वहां से पानी की खोज में गया कि तभी संजू फुर्ती से खड़ा हो गया। ये देखकर माधव ने हैरानी से कहा, ये क्या, तुम तो भले चंगे हो, फिर ये प्यास का नाटक तुमने क्यों रचा था? संजू ने कहा, अरे मूर्ख, तुम इतना भी नहीं समझते कि मैंने ये नाटक कृष्णा को यहाँ से हटाने के लिए किया था, ताकि मैं अकेले में तुमसे एक जरूरी बात कर सकूं। ऐसी कौन सी बात थी जो कृष्णा के सामने नहीं की जा सकती थी? संजू ने कहा, बात यह है
कि अगर तुम चाहो तो उस खजाने के मालिक सिर्फ हम दोनों बन सकते हैं। माधव बोला, क्या मतलब? कृष्णा का उसमें कोई हक नहीं होगा? संजू बोला, नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो उस जगह तक पहुंचे। अगर तुम मेरा साथ दो तो ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है। ज्यादा सोचने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि कृष्णा किसी भी समय यहाँ पर पहुंच सकता है। हम दोनों रास्ते में मौका देखकर कृष्णा का काम तमाम कर देंगे। उसके बाद सिर्फ हम दोनों ही उस विशाल खजाने के मालिक होंगे। माधव बोला, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो गई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। संजू बोला, मुझे मंजूर है। लगता है कृष्णा आ रहा है, अब तुम बिल्कुल चुप ही रहना। तभी कृष्णा वहां पर आ पहुंचा और बोला, ये लो दोस्त, जल्दी से संजू को पानी पिला दो। पानी पीते ही संजू उठ बैठा और ऐसे नाटक करने लगा जैसे पानी पीकर उसकी जान में जान आ गई हो। बेचारा कृष्णा उन दोनों की साजिश से बिल्कुल अनजान था। बारी बारी से उन तीनों ने पानी पिया और फिर वो आगे बढ़ने लगे, लेकिन संजू को चैन नहीं आ रहा था। वो तो रास्ते भर कृष्णा से छुटकारा पाने की योजनाएं बनाता रहा। इसी उधेड़ बुन में एक दिन और बीत चुका था। चलते चलते वे लोग एक झरने के नजदीक पहुंचे, जिसे देखकर संजू का मन खुशी से उछल पड़ा। वो सोचने लगा, अगर कृष्णा को इस झरने के ऊपर से धक्का दे दिया जाए तो इसकी मौत निश्चित हो जाएगी। हाँ, यही मौका है। उसने अपने बाकी दोनों दोस्तों से कहा, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं जरा इस पहाड़ी पर चढ़कर आगे का रास्ता देखकर आता हूँ। ये कहते हुए संजू ऊपर पहाड़ी पर चढ़ गया। वहां पहुंचकर वो खुश होने का नाटक करने लगा और अपने दोस्तों से बोला, अरे दोस्तों, यहाँ का नजारा तो बहुत ही अद्भुत है। कुदरत का ऐसा नजारा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुम लोग भी जल्दी से ऊपर आ जाओ, देखो क्या नजारा है। उसकी बातें सुनकर बाकी दोनों दोस्त भी उस पहाड़ी पर ऊपर चढ़ आए। वे भी वहां से कुदरत के इस हसीन नजारे को देख रहे थे। जब वे तीनों दोस्त कुदरत के इस नजारे को देख रहे थे, तभी संजू कृष्णा के पीछे गया और उसने कृष्णा को झरने में धक्का दे दिया। झरने में गिरते ही कुछ ही पलों में कृष्णा आंखों से ओझल हो गया। अपनी योजना के पूरे हो जाने पर संजू जोर जोर से हंसने लगा। माधव, जो चुपचाप वहां पर खड़ा हुआ, ये सब कुछ देख रहा था। कुछ पलों के लिए वो भी डरा सहमा ये सब कुछ देखता रहा, लेकिन उसके बाद वो भी संजू के साथ जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह से उन दोनों ने कृष्णा को अपने रास्ते से हटा दिया था। अब वे दोनों खुश थे कि मिलने वाले खजाने में सिर्फ वे दोनों ही हिस्सेदार होंगे। इसके बाद वे दोनों अपने आगे के सफर पर निकल पड़े, जबकि दूसरी तरफ कृष्णा उस झरने में बहता हुआ एक नदी में जा गिरा। वो बेहोश हो चुका था। उस जगह से थोड़ी ही दूरी पर एक मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए जाल बिछाए बैठा हुआ था। वो मछुआरा बार बार मछली पकड़ने के लिए जाल डालता, लेकिन उसकी किस्मत में आज मछली पकड़ना नहीं लिखा था। इस बार जब उसने जाल डाला तो उसे जाल काफी भारी महसूस हुआ। वो सोचने लगा कि लगता है कोई बहुत ही बड़ी भारी भरकम मछली आज मेरे जाल में फंस गई है। लेकिन जब उसने जाल खींचा तो उसके जाल में एक इंसान बेहोश पड़ा हुआ था। ये देखकर मछुआरा हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, अरे ये क्या, ये तो मछली की जगह पर कोई इंसान है। मछुआरे ने तुरंत कृष्णा को नदी से बाहर निकाला और उसे होश में लाने की कोशिशें करने लगा। और फिर कृष्णा की जान बचाने के लिए मछुआरा कृष्णा को उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आया और उसके बाद वो गांव के वैद्य को लेकर कृष्णा की जांच करवाने लगा। दूसरी तरफ माधव और संजू अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे थे। संजू कहने लगा, दोस्त जरा जल्दी करो, हम उस जगह पर पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि उस सेठ ने जो जंगल बताया था ये वही जंगल है। इस जंगल के खत्म होते ही वो घाटी हमारे सामने होगी जहां पर खजाना रखा हुआ है। कुछ देर तक और चलने के बाद संजू कहने लगा, दोस्त मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर थोड़ी देर रुककर आराम कर लेना चाहिए, ताकि हमारी थकावट दूर हो जाए और हम अच्छी तरह से खजाने को समेट सकें। इसके बाद संजू ने तुरंत पेड़ से कुछ फल तोड़े
और फिर वे दोनों फल खाने लगे। थकावट होने के कारण माधो को जल्दी ही नींद आ गई और वो गहरी नींद में चला गया, जबकि संजू न जाने किस सोच में डूबा हुआ था। अचानक ही वो अपने दिमाग में एक साजिश रचने लगा। वो सोचने लगा, क्यों ना माधो को भी अपने रास्ते से हटाकर इस पूरे खजाने का इकलौता मालिक मैं ही बन जाऊं। उसके दिमाग में लालच बैठ गया था। वो सोचने लगा, माधो को मैं यहीं पर इसी पेड़ से बांध देता हूं। रात के समय जंगली जानवर इसको खा जाएंगे और मुझे दुआएं ही देंगे। मौका पाकर संजू ने गहरी नींद में सोए हुए माधो को उस पेड़ के साथ कसकर बांध दिया। लेकिन जैसे ही संजू वहां से जाने लगा कि तभी माधो की नींद खुल गई और वो कहने लगा, अरे संजू, तुम मुझे यहाँ पर बांधकर कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ संजू, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। लेकिन संजू पर उसकी बातों का कोई असर ना हुआ। वो नहीं रुका और वहां से चला गया। अब माधो सोचने लगा, ये दगाबाज संजू तो मुझे धोखा दे गया। अब न जाने मेरा क्या होगा। परंतु होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर बाद उसे वहां से एक आदमी जाता हुआ दिखाई दिया। माधो ने उस आदमी को आवाज दी और कहने लगा, जरा सुनो भाई, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मेरी सहायता करो और मुझे इस पेड़ से खोल दो। वो आदमी कहने लगा, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? माधो बोला, वो सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मेरी ये रस्सियां खोल दो। वो आदमी बोला, देखो भले मानस, मैं तुम्हें खोल तो दूंगा, लेकिन मुझे कोढ़ हो रखा है और ये भयानक बीमारी छूने से फैल सकती है। माधो ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो दोस्त, जल्दी मुझे इस पेड़ से खोल दो। माधो की बात मानकर उस आदमी ने माधो की रस्सियां खोल दी। परंतु जैसे ही माधो की रस्सियां खुली, वो तुरंत उस आदमी को फटकारते हुए बोला, अरे अरे, मेरे ज्यादा नजदीक मत आओ, मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हारा ये रोग मुझे भी हो जाएगा। फिर माधो तेजी से आगे बढ़ने लगा। वो सोच रहा था, मुझे जल्दी से जल्दी संजू से पहले उस जगह पर पहुंचना होगा। उधर संजू भी तेजी के साथ खजाने तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। संजू को देखते ही वो बूढ़ा आदमी दर्द भरी आवाज में कहने लगा, सुनो बेटा, मैं पास के ही एक गांव में रहता हूँ। मैं यहाँ पर जंगल में लकड़ियां लेने के लिए आया था कि अचानक एक जंगली भैंसे ने आकर मुझे टक्कर मार दी। अब तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। क्या तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दोगे? तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा। उस बूढ़े को फटकारते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, मेरे पास इस फालतू काम के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। मुझ पर रहम करो बेटा, इस जंगल में मैं अकेला जिंदा नहीं बच पाऊंगा। मेरी बला से तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए संजू अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। जैसे ही वो जंगल के पार पहुंचा और उस घाटी में उसने कदम रखा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां पर ढेर सारे हीरे मोती बिखरे पड़े थे। खजाने को देखते ही मानो वो पागल हो उठा और कहने लगा, वाह, अब ये हीरे मोती सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। इधर माधो भी तेजी के साथ उस घाटी की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसे भी वो बूढ़ा आदमी मिला और कहने लगा, बेटा मेरी सहायता करो, मेरा घर पास के ही गांव में है, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, वरना मैं इसी जंगल में मर जाऊंगा। माधो बोला, अभी तो मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। चल बुढ़े, अपना रास्ता देख और मेरा रास्ता छोड़ दे। ये कहते हुए माधो आगे बढ़ गया। अब वो भी उस घाटी में पहुंच चुका था जहां पर खजाना रखा हुआ था। संजू ने रास्ते में से ही एक डंडा उठा लिया और कहने लगा, अब वो धोखेबाज संजू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। इस डंडे से मैं उसका सिर फोड़ दूंगा और उसको वहीं पर दफन कर दूंगा। अपने मन में ये फैसला करने के बाद वो घाटी में उतर गया। नीचे उतरते ही उसे सामने संजू दिखाई दिया, जो बड़े बड़े थैलों में हीरे और मोतियों को भर रहा था। ये देखकर माधो सोचने लगा, उस सेठ ने गलत नहीं कहा था, लेकिन पहले मैं इस संजू को सबक सिखा दूं। वो चिल्लाया,
ठहरो संजू, खजाने को तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। माधो को जिंदा देखकर संजू हैरान रह गया और कहने लगा, तुम अभी तक जिंदा हो? माधो बोला, तूने तो मुझे मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो दोनों दोस्त एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए और उन दोनों में भयंकर हाथापाई होने लगी कि तभी अचानक वहां पर कुछ नकाबपोश आदमी आए और उन नकाबपोश लोगों ने दोनों दोस्तों को काबू कर लिया। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, नकाबपोश आदमियों ने उन दोनों को रस्सियों से जकड़ दिया और वहां से ले गए। दूसरी तरफ कृष्णा, जो कि उस मछुआरे के घर में बेहोश था, वैद्य के उपचार के कारण उसे 2 दिन के बाद होश आ चुका था। उसने मछुआरे को धन्यवाद किया और कहा, दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। लेकिन अभी मुझे अपने आगे के सफर पर निकलना है। और फिर उस मछुआरे से विदा लेकर कृष्णा भी उस घाटी की तरफ चल दिया। जब कृष्णा भी उस जंगल में पहुंचा तो उसे भी अचानक एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर कृष्णा रुक गया और सोचने लगा, ये आवाज किसकी है? लगता है कि कोई मुसीबत में है। कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो कि एक कुष्ठ रोगी था। कृष्णा ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम्हें क्या कष्ट है? वो आदमी कहने लगा, भाई, तुम मुझसे दूर रहो, मुझे छूना मत, वरना ये भयानक रोग तुम्हें भी लग सकता है। माधो बोला, भाई, इंसानियत के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठहरो, मैं तुम्हारे जख्मों को साफ करके इन पर पट्टी बांध देता हूँ ताकि तुम्हें इस तकलीफ से थोड़ी राहत मिल सके। वो आदमी कहने लगा, आज तक मुझसे किसी ने इतनी अच्छी तरह से बात नहीं की। तुम बहुत दयालु हो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। उस आदमी के घावों पर पट्टी करने के बाद कृष्णा बोला, बाबा, मुझे कुछ काम से आगे जाना है, लेकिन आपकी ये हालत देखकर मुझसे आगे जाया नहीं जा रहा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम जिस भी काम के लिए जा रहे हो, पहले तुम अपना वो काम पूरा करो। और फिर उस आदमी से विदा लेकर कृष्णा अपने आगे के सफर पर चल दिया। अभी कृष्णा कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। कृष्णा पूछने लगा, बूढ़े बाबा, आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं पास के ही गांव में रहता हूँ, लेकिन एक जंगली भैंसे ने मुझे टक्कर मार दी। अब मैं चल नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे मेरे गांव तक पहुंचा सकते हो? कृष्णा ने कहा, हाँ बाबा, बिल्कुल मैं आपकी सहायता करूंगा। आप बताइए कि आपका गांव किस तरफ है? ये कहते हुए कृष्णा उस बूढ़े का हाथ पकड़कर उसके साथ चल दिया। वे दोनों उस जंगल से बाहर निकले और वे दोनों उस घाटी में पहुंच चुके थे जहां पर वो खजाना बिखरा पड़ा था। बिखरे हुए हीरे मोतियों को देखकर कृष्णा हैरान रह गया और फिर कृष्णा ने उस बूढ़े बाबा से कहा, बाबा, क्या आप इस खजाने के बारे में पहले से जानते थे? बूढ़े ने कहा, हाँ नौजवान, मैं इस खजाने के बारे में पहले से ही जानता था, क्योंकि ये खजाना मैंने ही यहाँ पर लाकर रखा था। ये सुनकर कृष्णा हैरान हो गया और कहने लगा, क्या बूढ़े बाबा, आपने ये खजाना यहाँ पर रखा था? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तब उस बूढ़े बाबा ने कहना शुरू किया, बेटा, मैं असल में कोई बूढ़ा नहीं हूँ, बल्कि मैं विजयनगर राज्य का राजा विजय प्रताप हूँ। ये कहते हुए उस बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी मूछ निकाल दी और उसने जो बूढ़े का वेश धर रखा था वो वेश उसने उतार फेंका। अब कृष्णा के सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा विजय प्रताप खड़ा था। ये देखकर कृष्णा ने कहा, आप राजा विजय प्रताप, लेकिन ये सब क्या माजरा है? तब राजा ने कहा, कृष्णा, असल में ये सारा नाटक मेरा ही रचा हुआ था। बात दरअसल ये है कि मैं अपने राज्य के खजाने के लिए एक ईमानदार और योग्य खजांची की तलाश कर रहा था, जो कि मेरे खजाने की अच्छी तरह से देखभाल कर सके और उसका ठीक ठाक और पूरी ईमानदारी से हिसाब रख सके। लेकिन इस काम के लिए मुझे आज तक कोई ईमानदार और मेहनती आदमी नहीं मिला था। मैं हमेशा से एक ऐसे आदमी की तलाश में था जिसमें मेहनत और ईमानदारी के साथ दया की भावना भी हो। ऐसे आदमी की खोज करते हुए जब एक दिन मेरा काफिला तुम्हारे गांव के पास से गुजरा
तो मैंने तुम तीनों के बारे में सुना कि इस गांव में 3 ऐसे दोस्त रहते हैं जो बहुत ही ईमानदार और इरादे के पक्के हैं। तो मुझे लगा कि शायद मेरी खोज इसी गांव में पूरी हो जाएगी। ये सोचकर मैंने एक व्यापारी का भेष बनाया और तुम्हारे पास आ पहुंचा। व्यापारी के भेष में मैंने ही तुम तीनों दोस्तों को इस जगह का पता बताया था। ये सब जो खजाना तुम यहाँ पर बिखरा हुआ देख रहे हो, असल में ये खजाना भी मैंने ही यहाँ पर लाकर रखा था। और फिर मैंने तुम तीनों को इस खजाने के बारे में बताया और तुम तीनों इस खजाने की खोज में यहाँ पर निकल पड़े। मैं और मेरे कुछ खास आदमी भेष बदल बदल कर तुम तीनों का पीछा करते रहे, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम तीनों में से कौन सबसे ईमानदार है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि तुम्हारे बाकी दोनों दोस्त जो आज तक अपने आप को ईमानदार और एक सच्चा दोस्त मानते थे, असल में खजाने की भनक लगते ही उन दोनों के मन में लालच आ गया और उन दोनों ने तुम्हारे साथ धोखा किया। ये खजाना मैंने ही यहाँ पर रखवाया था और इसकी रखवाली के लिए मैंने आसपास अपने सैनिकों को छिपा रखा था। मेरे सैनिक इस जंगल में छिपकर हमेशा इस खजाने की निगरानी करते थे। उन्हें ये आदेश दिया गया था कि तुम तीनों के अलावा कोई भी आदमी इस खजाने को छू ना पाए। परंतु तुम्हारे दोनों दोस्त जब यहाँ पर पहुंचे तो लालच ने उनको अंधा कर दिया और वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। इससे पहले कि वो एक दूसरे की जान ले लेते, मेरे सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और वे दोनों अब मेरी कैद में हैं। मैं और मेरे आदमी भेष बदल बदल कर तुम लोगों के सामने आते रहे, कभी एक कोढ़ी के रूप में तो कभी एक बूढ़े बाबा के रूप में, ताकि मैं तुम तीनों के अंदर दया की भावना को देख सकूं। आखिरकार तुम तीनों में से सिर्फ तुम ही हो कृष्णा जो मेरी इस कसौटी पर पूरे खरे उतरे। तुम इस खजाने तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन इसके लिए ना तो तुमने अपने किसी दोस्त को धोखा दिया, बल्कि साथ ही साथ जिस भी किसी को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता थी, तुमने उसकी सहायता भी की। तो कृष्णा, आज से तुम मेरे शाही खजांची हो। मेरे खजाने का सारा हिसाब किताब और उसकी देखरेख तुम ही करोगे। ये सब कुछ सुनकर कृष्णा हैरान भी था और खुश भी। वो कहने लगा, महाराज, मुझे आपका ये प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन मेरे वो दोनों दोस्त कहाँ पर हैं? मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप मेरे दोस्तों को अपनी कैद से रिहा कर दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है कृष्णा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। इसके बाद कृष्णा राजा के साथ उसके महल में चला गया। अब वो राजा का शाही खजांची बन चुका था। कृष्णा के कहने पर राजा ने उसके दोनों दोस्तों को रिहा कर दिया। वे दोनों भी शर्मिंदा थे कि उन्होंने कृष्णा जैसे एक अच्छे दोस्त को खो दिया है, जबकि दूसरी तरफ कृष्णा राजा का शाही खजांची बनकर अब एक आराम की जिंदगी गुजार रहा था। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति